गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या है, एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन। हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत ये आज का हमारा टॉपिक है, वो क्या है, एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन। तो एथेनॉल या एथिल अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? किण्वन विधि द्वारा। अब यहाँ पर किण्वन किसे कहते हैं तो बता दूं, आप लोग को समझ में ना आए इसलिए। तो किण्वन विधि किसे कहते हैं? तो क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम की उपस्थिति में, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में उनका धीमा प्रक्रिया द्वारा यानी धीमी प्रक्रिया द्वारा अपघटन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, किण्वन कहा जाता है। एक बार और देख लीजिए कि किण्वन होता क्या है। जब जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में धीमी प्रक्रिया द्वारा अपघटन किया जाना ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। तो यहाँ पर एथेनॉल या एथिल अल्कोहल का जो औद्योगिक उत्पादन है वो किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। आप देखेंगे इसके लिए हमें क्या करना है, गन्ने के रस में से शक्कर के जो क्रिस्टल होते हैं उसको पृथक कर लिया जाता है, यानी उसे अलग कर लिया जाता है। और जो चाशनी जैसे गाढ़ापन द्रव बचता है, जो पीले रंग का होता है चाशनी जैसे, उसका उपयोग हम करते हैं, जिसे हम सिरा भी कहते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसके लिए जो गन्ने के रस में से जो शक्कर के क्रिस्टल होंगे उसको अलग कर लेंगे, और अलग करने के पश्चात उसमें पीलापन, पीला कलर का यानी पीले रंग का लिया हुआ चाशनी जैसे गाढ़ा चिपचिपा द्रव होगा, जिसको हम सिरा कहते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं। तो इस सिरे के उपयोग के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिरा और पानी को लेकर हम क्या करेंगे, ये सिरा और पानी दोनों को ही मिलाकर हम इसको तनु कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मतलब उस विलयन को तनु कर लेते हैं। ये जो सिरा है वो चाशनी जैसे पदार्थ है, तो इसमें ये सिरा और पानी दोनों ही को मिक्स करके हम इसका तनु कर लेते हैं, ताकि इसका अच्छे से सांद्रण हो सके। 8 से 10% इसका सांद्रण करते हैं। उसके पश्चात हम फिर उसमें क्या करते हैं, हम अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं, जो कि ईस्ट के ग्रोथ के लिए क्या होता है, बहुत ही सहायक होता है। फिर हम इस अमोनियम सल्फेट मिलाने के बाद क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिलाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल इसलिए मिलाया जाता है ताकि ईस्ट जो है वो अच्छे तरीके से वृद्धि कर सके, और उसमें जो बाकी जीवाणु या जीवाणु होते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। तो ये तैयार होने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार सारे मिश्रण तैयार होने के बाद हम इस टंकी में इस मिश्रण को भर लेंगे, और 5% हमें ईस्ट मिलाकर इसको वायु की अनुपस्थिति में, यानी यहाँ पर वायु अनुपस्थित रहना चाहिए, तो उसको 2 से 3 दिनों के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर ये वायु की अनुपस्थिति में इसको हम रख लेते हैं। कितने दिनों के लिए? 2 से 3 दिनों के लिए। अब यहाँ पर ईस्ट की बात आई, तो ईस्ट क्या है, ईस्ट का क्या है, यहाँ पर ईस्ट की बात आई तो ईस्ट एक कवक या फफूंद होता है, जिसमें एंजाइम यानी किण्वन, इन्वर्टेज और जाइमेज क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जो इनमें से जो इन्वर्टेज है वो क्या होता है, सीरा में जो सुक्रोज उपस्थित होता है, यानी शर्करा सुक्रोज उपस्थित होता है। इन्वर्टेज, तो इन्वर्टेज सीरा में जो क्या उपस्थित होता है, सुक्रोज उपस्थित होता है, तो उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर देता है, बदल देता है। ये क्रिया यहीं पर होती है। तो क्या करता है, जो इन्वर्टेज है, जो सीरा में सुक्रोज उपस्थित है, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। और जो सुक्रोज और फ्रक्टोज और क्या है आपका ग्लूकोज है, वो जाइमेज की उपस्थिति में क्या होती है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही एथेनॉल का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बनती है, यानी यहाँ पर जो CO2 गैस बनता है उसको इस निर्गम नली द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, और इस प्रकार से क्या होता है, एथेनॉल का निर्माण होता है। तो एक बार और इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, गन्ने के रस को लेकर उसमें से शक्कर के जो क्रिस्टल है उसको अलग कर लेंगे, और पीले रंग का जो चाशनी जैसा द्रव बचा रहेगा, जिसको हम सिरा कहते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं। तो उसके लिए हम सिरा में पानी मिलाकर क्या करते हैं, इनका
तनु विलयन बना, मतलब इस विलयन को तनु कर लिया जाता है। फिर और अच्छे से उसका 8 से 10% ताकि सांद्रण अच्छे तरीके से हो जाए। फिर उसमें हम क्या करते हैं, इसी में हम अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, ताकि जो हमारा ईस्ट है यानी इसमें अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। फिर क्यों, क्योंकि जो ईस्ट की वृद्धि है वो क्या हो सके, आसानी से हो सके। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, ताकि जो हमारा ईस्ट है यानी ईस्ट है वो अच्छी तरीके से वृद्धि कर सके और उसमें जो बाकी जीवाणु है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। फिर इस पूरे ही मिश्रण को हम इस टैंक में डालते हैं। ठीक है, इस टैंक में डालने के बाद उसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु की अनुपस्थिति में, यानी यहाँ पर अब वायु उपस्थित नहीं होनी चाहिए, इसको 2 से 3 दिनों के लिए रख दिया जाता है। अब यहाँ पर ईस्ट की बात हो रही तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ईस्ट होता क्या है। तो ईस्ट एक प्रकार से कवक या फफूंद होता है। ठीक है, तो जिसमें एंजाइम भी उपस्थित होता है, इन्वर्टेज और जाइमेज भी उपस्थित होता है। और ये जो इन्वर्टेज है वो जो सीरा में उपस्थित सुक्रोज होता है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। और यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो क्या होता है, जाइमेज की उपस्थिति में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही किसका निर्माण करता है, एथेनॉल का यानी एल्कोहल का निर्माण करता है, एथेनॉल का निर्माण करता है। और इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड इस टैंक में बनता है वो निर्गम नली के द्वारा यानी इस नली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए हम इसको समीकरण के माध्यम से समझेंगे इस पूरी प्रक्रिया को। अब इससे जो क्या होगा, इससे जो अल्कोहल जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, आपका तनु अल्कोहल होता है। और 100% जो अल्कोहल होता है उसमें बिल्कुल भी जल नहीं मिला रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। जो 100% एथेनॉल होता है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिला होता है। इस क्रिया के द्वारा जो हमें अल्कोहल या एथेनॉल प्राप्त होता है वो क्या होता है, तनु अल्कोहल होता है। ठीक है, लेकिन जो 100% अल्कोहल होता है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिला होता है, तो उसको हम परिशुद्ध अल्कोहल भी कहते हैं या परिशुद्ध एथेनॉल भी कहते हैं। इसके अलावा अगर उसमें 5% अगर उसको जल मिला दिया जाता है तो उसको परिशोधित स्पिरिट भी कहा जाता है। इस प्रकार तो चलिए हम देखते हैं अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम समीकरण के माध्यम से समझेंगे। तो इन्वर्टेज जो सीरा में उपस्थित सुक्रोज था उसको किसमें चेंज कर रहा था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर ठीक है, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही क्या बना रहा था, एथेनॉल का निर्माण कर रहा है। तो उसी को ही हम इस समीकरण के माध्यम से समझेंगे। तो ये हमारा क्या है, C12, H22 और O11, ये आपका क्या है, सुक्रोज का सूत्र है। और ये पानी, सुक्रोज किसमें उपस्थित है, सीरा में। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, C6H12O6। यहाँ पर देखोगे कार्बन 12 है तो 6 कार्बन यहाँ, 6 कार्बन यहाँ, 12 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 22 है और यहाँ 2 है, तो 22 और 2 कितना हो गया, 24 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है और ये यहाँ पर 12, तो क्या हो गया, 24 हाइड्रोजन हो गया, यानी समीकरण संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ पर 11 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो कितना हो गया, ऑक्सीजन 12। तो 6 ऑक्सीजन यहाँ और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन भी हो गए। तो इस प्रकार से जो सुक्रोज है वो क्या बना रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये आपका C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है और ये भी फ्रक्टोज का। आप देखेंगे जो यही जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है वो जाइमेज की उपस्थिति में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही क्या बना रहा है, एथेनॉल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कार्बन कितना है, 6, तो 2 दूनी 4 कार्बन यहाँ पर, 4 और यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन, तो कितने हो गए, 6 कार्बन। तो ये समीकरण भी संतुलित है। और हाइड्रोजन कितना है, 12, तो 5 दूनी 10, 10 हो गया ये, और इसका इंटू करेंगे तो 10 हाइड्रोजन हो गया, 10 हाइड्रोजन। और ये यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका इंटू हो जाएगा तो 2। तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 12 हो गया। और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखोगे 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ का और 4 ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। ये तो बात हुई समीकरण संतुलित होने की। और क्रिया क्या हो रही है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो जाइमेज की उपस्थिति में
किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ही एथेनॉल का निर्माण कर रहा था। और साथ ही वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे थे वो कहाँ पर, उस टैंक में निर्गम नली के द्वारा क्या हो रहा था, बाहर निकल रहा था। तो ये आपका समीकरण है किसका, अल्कोहल निर्माण की प्रक्रिया का। अब आप लोग देखोगे जो इस प्रक्रिया के द्वारा औद्योगिक उत्पादन, अल्कोहल का जो औद्योगिक उत्पादन से जो हमें इस पूरी क्रिया के द्वारा अल्कोहल जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, तनु अल्कोहल होता है। और 100% जो अल्कोहल होता है जिसमें जल बिल्कुल भी नहीं मिला होता तो उसको हम क्या कहते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल, अल्कोहल या फिर एथेनॉल कहते हैं। और जिसमें अगर 5% क्या होगा, पानी मिला होगा, 5% जो पानी मिला होगा एथेनॉल में, तो वो क्या कहलाएगा, परिशोधित स्प्रिट कहलाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि पेट्रोल और एथेनॉल का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, पावर अल्कोहल कहलाता है। इसका उपयोग हम ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में करते हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अल्कोहल के गुणधर्म। तो हम अल्कोहल के गुणधर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सामान्यतः अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही दुर्बल अम्लीय स्वभाव का भी होता है, यानी बहुत ही दुर्बल अम्ल भी है यानी, और ये उदासीन स्वभाव का भी होता है जो अल्कोहल होता है। तो इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए अल्कोहल के गुणधर्म को समझ रहे हैं, गुण को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटा परख नली लेंगे। इस तरीके से हम क्या लेंगे, एक परख नली लेंगे और उसमें चावल के दाने के समान हम छोटा सा टुकड़ा किसका लेंगे, सोडियम का लेंगे। सबसे पहले हमें कितना लेना है, ये मान लो जाए सबसे पहले हम एक परख नली लेंगे, ठीक है। ये मान लो जाए हमारे पास परख नली है, इसमें हमने कितना ml, 10 ml क्या लिया है, एथेनॉल लिया है, ठीक है। ये आपका परख नली हो गया और 10 ml हमने एथेनॉल लिया है और छोटा सा चावल के दाने के समान हमें क्या लेना है, सोडियम का टुकड़ा लेना है। तो ये सोडियम धातु है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम एक परख नली लेंगे उसमें हमें 10 ml क्या लेना है, एथेनॉल लेना है। फिर उसमें चावल के दाने के समान एक छोटे सा सोडियम का टुकड़ा लेना है। तो ये दोनों ही एथेनॉल और सोडियम जो है वो आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, आपका सोडियम एथॉक्साइड बनाएंगे और साथ ही हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। यहाँ पर इसको समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो C2H5OH ये आपका किसका सूत्र है, C2H5OH आपका ये एथेनॉल का है, फॉर्मूला है। प्लस इसमें हमने क्या लिया है, ये 10 ml एथेनॉल लिया है तो एथेनॉल हो गया और सोडियम क्या लिया है, सोडियम का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। तो ये दोनों ही क्रिया करके क्या बनाएगा, C2H5ONA प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा। तो ये आपका क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड। तो ये किसका निर्माण करेगा, सोडियम एथॉक्साइड का। एथेनॉल और सोडियम दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, सोडियम एथॉक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। जैसे इस परख नली में भी क्रिया हो रहा है, पहले हमने 10 ml क्या लिया है, एथेनॉल लिए है और सोडियम धातु का सोडियम का छोटा सा टुकड़ा डाले, तो ये दोनों ही आपस में क्रिया करेंगे और साथ ही यहाँ पर से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो ये हो गया अल्कोहल का क्या है, गुण। अब आगे देखते हैं अल्कोहल का निर्जलीकरण। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करने पर क्या होता है, ये OH और ये पास में स्थित हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये दोनों ही आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं यानी जल बनाते हैं और बनाकर अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है और क्या बनता है, एल्कीन बनता है। एक बार और देखिए कि अल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे होगा। अल्कोहल को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करेंगे
और गर्म करने पर ये OH और ये हाइड्रोजन जो है ये दोनों ही आपस में जुड़कर जल बनाकर अलग हो जाएंगे और अल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाएगा और क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। एल्कीन यानी यहाँ पर आपका उदाहरण है एथीन का, और ये देखिए आपका जल अलग हो रहा है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो अल्कोहल जो है वो प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में क्या हो जाता है, इसका आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो कि अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीकरण होने पर ये क्या बनाता है, एथेनोइक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल भी बनाता है। तो ये हो गया अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब बढ़ते हैं हम अल्कोहल के उपयोग के बारे में। तो इसका पहला उपयोग देखते हैं। तो अल्कोहल है वो क्या है, अधिकांश पदार्थों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं यानी विलेय होते हैं, यानी ये आसानी से घुल जाते हैं बहुत सारे पदार्थों में। तो इसका उपयोग हम पेंट में वार्निश के रूप में किया जाता है। तो एक प्रकार से अल्कोहल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। दूसरा जो है मेथिल अल्कोहल यानी मेथनॉल जो है उसका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, 65 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ज्वलनशील होते हैं, इस कारण इनका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये उसका दूसरा उपयोग हो गया अल्कोहल का। तीसरा उपयोग देखेंगे तो एथेनॉल जो है वो मेथनॉल की अपेक्षा कम हानिकारक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कई प्रदेशों में यानी कई देशों में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिलाकर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो एथेनॉल है वो मेथनॉल की तुलना में बहुत ही कम हानिकारक होता है, जिसके कारण कई देशों में पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिलाया जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे स्प्रिट लैम्प का उपयोग करते हैं प्रयोगशाला में और कहीं भी जगह, तो स्प्रिट लैम्प में भी ईंधन के रूप में अल्कोहल का ही उपयोग होता है। ये उसका कितना हो गया आपका, तीसरा या चौथा जो भी हो। अगला जो है वो उपयोग वो क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी डॉक्टर लोग होते हैं वो क्या है, अल्कोहल का उपयोग करते हैं, यानी इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है निजर्वी कारक के रूप में। तो ये हो गया अल्कोहल का उपयोग। अब आगे हम पढ़ेंगे एल्केनोइक अम्ल के बारे में। तो आप सभी जानते होंगे कि इसके पहले वाले वीडियो या मतलब मान लो जब हम ये बोले तो 9th क्लास में साइंस सब्जेक्ट में ही एक चैप्टर पढ़े थे, आप लोग को याद भी होगा, अम्ल क्षार एवं लवण। तो उसमें हमने देखा था तो कई प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बनिक अम्ल होते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। तो इन अम्लों में क्या पाया जाता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, ये क्रियात्मक समूह पाया जाता है जिसको हम ये क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। इन अम्लों में ये कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ये H ये जुड़ता है, यानी इस तरीके से ये जुड़ता है कार्बोक्सिलिक समूह के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। और ये H की जगह अब एक क्रियात्मक समूह R जुड़ता है, यानी क्रियात्मक समूह इस कार्बोक्सिलिक समूह में R जुड़ता है, तो इसको R को क्या कहते हैं, एल्किल समूह। तो एल्किल समूह इस तरीके से R जुड़ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्केनोइक अम्ल कहेंगे। जैसे इसके पहले IUPAC नामकरण में हम लोग ने एल्केन के बारे में पढ़ा था, एथेन मेथेन, तो उसके जगह क्या हो जा रहा था, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो इसमें जनक जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जैसे एल्केन की बात कर रही हूँ, तो ये एल्केन के जगह ये जनक हाइड्रोकार्बन है तो IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, ये एल्केन के जगह ई जो हटकर वो क्या जुड़ जाएगा, उसके जगह ओइक एसिड जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्केनोइक। तो इस तरीके से ओइक एसिड जुड़ेगा, यानी तो ये क्या हो जाएगा, एल्केनोइक अम्ल। वैसे ही मेथेन की जगह क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। फिर प्रोपेन की जगह क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरीके से ओइक अम्ल जुड़ रहा है, ई के जगह क्या जुड़ रहा है, OIC जुड़ रहा है। तो ये हुआ IUPAC नामकरण विधि। अब हम पढ़ेंगे क्या है, एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन विधि, जिसमें हम शीघ्र सिरका विधि के बारे में पढ़ेंगे।
अब हम पढ़ेंगे क्या है एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन विधि, जिसमें हम शीघ्र सिरका विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन जो है वो किसके द्वारा होगा, अल्कोहल के किण्वन विधि द्वारा किया जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक ऐसे पात्र की आवश्यकता होगी जिसके निचले हिस्से में क्या है, वायु प्रवाह के लिए छिद्र होने चाहिए इसके निचले हिस्से पर। ठीक है, तो वायु प्रवाह, ये देखो वायु प्रवाह के लिए कुछ छिद्र होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये आपका जो दिख रहा है वो क्या है, आपका ये पूरा लकड़ी का पात्र है। तो इस विधि को कंप्लीट होने के लिए यानी पूरा करने के लिए हमें ऐसे एक पात्र की आवश्यकता होगी जिसके निचले हिस्से में क्या है, वायु प्रवाह के लिए छिद्र बने होने चाहिए। तो इस लकड़ी के पात्र में हम क्या करेंगे, इस पूरे पात्र में हम क्या करेंगे, ये जो पूरा पात्र है उसमें हम लकड़ी के छिलन को भरकर उसमें अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, अमोनियम सल्फेट क्या है, मिलाया जाता है। इस पात्र में हम क्या करेंगे, लकड़ी का छिलन लेंगे। ये जो दिख रहा है आपका क्या है, ये सभी क्या है, लकड़ी का छिलन है जो आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, लकड़ी का छिलन। ये आपका लकड़ी का पात्र है, ये छिद्र युक्त प्लेटें हैं और ये क्या है, वायु प्रवाहित होने के लिए आपका छिद्र जो बना हुआ है। तो एक बार इसको देखिए अच्छे से कि एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन विधि अल्कोहल के किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। इसके लिए हमें एक ऐसे पात्र की आवश्यकता होती है जिसके निचले हिस्से में वायु के प्रवाह के लिए क्या होने चाहिए, इस तरीके से छिद्र होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पात्र में लकड़ी की छिलन को भर लेंगे। भरने के बाद इसमें अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। अमोनियम सल्फेट इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये क्या होता है, जीवाणुओं की वृद्धि के लिए सहायक होता है जो अमोनियम सल्फेट होता है, इसलिए अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। अब ऊपर की ओर से हम 10% जो एथेनॉल है उसको इस तरीके से, ये एथेनॉल को जो 10% जो एथेनॉल है इस ऊपर से हम धीरे धीरे इसको डालते हैं। तो इस प्रकार किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप इस पात्र के जो निचले हिस्से में जो हमें एथेनोइक प्राप्त होता है, एथेनोइक अम्ल, तो उसे ही हम सिरका कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, ये जो पूरा पात्र है वो क्या है, लकड़ी का बना हुआ है। तो हमें इस क्रिया को संपूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए एक ऐसे पात्र की आवश्यकता होती है जिसके निचले हिस्से में इस तरीके से वायु के प्रवाह के लिए छिद्र बनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर इस पात्र में हम ये लकड़ी की जो छिलन है उसको भर लेंगे। उसी में फिर हम अमोनियम सल्फेट मिलाएंगे। अमोनियम सल्फेट इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ये जीवाणु की वृद्धि के लिए सहायक होती है। और क्या होगा, फिर ऊपर की ओर से हम यहाँ से 10% जो एथेनॉल है उसको धीरे धीरे करके डालेंगे। तो ये यहाँ से होते हुए फिर इधर आएगा। तो फिर क्या होगा, इससे किण्वन की प्रक्रिया से जो हमें इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किण्वन के फलस्वरूप जो हमें इस पात्र के निचले हिस्से में जो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है उसे ही हम सिरका कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, आपका ये आपका सिरका कहलाएगा। ये जो है वो क्या कहलाएगा, आपका सिरका कहलाएगा, जो इसमें निचले हिस्से में हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ से, फिर ये यहाँ आ रहा है, तो ये क्या है आपका सिरका। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिला होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक कहा जाता है। मतलब शुद्ध जो एथेनोइक अम्ल होता है वो ग्लेशियल एसिटिक कहलाता है। और जिसका क्या होता है, इसका जो क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका शीघ्र सिरका विधि है। ठीक है, अब इसके एल्केनोइक अम्ल के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्केनोइक अम्ल के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, चलिए इसके 3 गुणधर्म है। पहला है क्या है, लवण का बनना, फिर क्या है अल्कोहल के साथ क्रिया, उसके बाद क्या है धातुओं के साथ क्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्केनोइक अम्ल। ठीक है, क्या होगा, एल्केनोइक अम्ल के गुणधर्म। जिसमें से पहला है आपका लवण का बनना। लवण का बनना, तो इसमें क्या देखेंगे, जो
एल्केनोइक अम्ल है वो क्या होता है, अम्लीय स्वभाव का होता है। तो ये क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यानी हम देखेंगे जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल यानी एल्केनोइक अम्ल CH3COOH, ठीक है। ये आपका एल्केनोइक अम्ल है जो क्षार के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और क्या बनाएंगे, पानी। तो ये क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा, CH3COONA प्लस क्या होगा, H2O। एक बार देखिए समीकरण संतुलित है कि नहीं, यहाँ पर कार्बन कुछ नहीं है, मतलब एक है तो कार्बन भी यहाँ पर है, ये कार्बन यहाँ, ये देखो यहाँ से ये आ गया तो ये संतुलित है। उसके बाद ये सोडियम आ गया यहाँ पर, फिर ये है ये H कितना है, 2 बार है H, यहाँ पर का एक H बचा है और एक H, तो ये H2 हो गया, ये ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पर समीकरण संतुलन को नहीं देखना है, ये क्या बना रहे हैं, लवण का बनना बोल रहे हैं। तो जो एल्केनोइक अम्ल होता है उसका जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, अम्लीय स्वभाव का होता है। तो ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा पानी बनाता है। तो ये देखो एल्केनोइक अम्ल जो है जिसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है ये दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, सोडियम एसीटेट बना रहे हैं और पानी अलग हो। तो इस प्रकार अब हम देखेंगे किसकी क्या बात हो रही है, एसिटिक अम्ल की बात हो गई यानी एल्केनोइक अम्ल। अब मेथेनॉल की बात कर रहे हैं, मेथेनोइक अम्ल की, सॉरी मेथेनोइक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट बनाएगा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका एसिटिक जो अम्ल है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेंगे तो भी लवण और जल का निर्माण करेंगे। तो हम किसका एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH, ये क्या है आपका एसिटिक अम्ल है, प्लस क्या है ये सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कर रहा है, Na2CO3, यानी ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट है। तो ये कौन, एसिटिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, सोडियम एसीटेट बनाएंगे। ये आपका सोडियम एसीटेट प्लस क्या होगा, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका किससे, एसिटिक अम्ल जो है वो सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम एसीटेट बना रहे हैं, पानी अलग हो रहा है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त हो रहा है। उसी प्रकार हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल किससे क्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। किससे करेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये इससे भी क्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, सोडियम एसीटेट बनाएंगे। ये भी CH3COONA, ये आपका सोडियम एसीटेट हो गया, प्लस H2O यानी पानी भी बनाएगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि आपका जो एसिटिक अम्ल है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों के साथ भी क्रिया कर रहा है, तो लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हो गया क्या है, लवण के साथ क्रिया। अब हम देखेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। अल्कोहल के साथ अभिक्रिया में क्या होगा, तो उसको भी समीकरण के माध्यम से देखेंगे। अल्कोहल के साथ क्रिया, अल्कोहल के साथ क्या होगा, अभिक्रिया होगा। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH, या ये आपका क्या है, एल्केनोइक अम्ल है, प्लस क्या है आपका CH3CH2OH, ये आपका क्या हो गया, एथेनॉल होगा। तो ये क्या होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। समीकरण को इसके जगह यहाँ नीचे लिख रही हूँ तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो एल्केनोइक अम्ल है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम एथेनॉल को गर्म करते हैं, ये आपका क्या है, एथेनॉल है, और आपका क्या है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्या है, एक बार और देखिए, ये जो है एथेनोइक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल जो है वो क्या है,
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये क्या है आपका एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल जो है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम एथेनॉल को गर्म करते हैं तो इससे एक विशिष्ट प्रकार की गंध आती है, भीनी भीनी गंध आती है, यानी ये एस्टर बनाता है। और इस अभिक्रिया से जो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। तो क्या होगा, ये एल्केनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम एथेनॉल को गर्म करते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार की भीनी भीनी गंध आती है, मतलब एक विशिष्ट प्रकार का गंध आता है। तो वो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। और ये जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण, यहाँ ना लिखे मैं यहाँ लिख रही हूँ, CH3COOH CH2 और क्या हो जाएगा CH3 प्लस H2O। तो ये क्या हो जाएगा आपका एस्टर। ठीक है, क्या है CH3 COO CH2 CH3, तो ये क्या है आपका एस्टर बना रहा है। तो अब देखेंगे कि ये CH3 आगे, ये CH3, ये फिर यहाँ आएंगे, ये भी फिर क्या आएंगे आपका CH2, ये CH2 आ गया, फिर ये CH3, ये क्या बचा, ये H2H, तो ये H2O। तो इस प्रकार से जो एल्कोहल के साथ अभिक्रिया में क्या होगा, एल्केनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम एल्कोहल को गर्म करते हैं तो क्या बना, एक विशेष प्रकार की गंध आती है, यानी ये एस्टर बनाता है। और यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो एस्टरीकरण कहलाती है। अब आगे देखते हैं, ये तो उसका दूसरा गुण हुआ था। तीसरा गुण क्या था, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया में क्या होगा, जो एल्केनोइक अम्ल है वो सोडियम धातु से क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो ये हुआ क्या है, एल्केनोइक अम्ल के गुण धर्म, जिसमें हमने 3 गुण पढ़े थे, लवण का बनना, दूसरा एल्कोहल के साथ अभिक्रिया और तीसरा धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब हम एल्केनोइक अम्ल का उपयोग पढ़ेंगे। तो एल्केनोइक अम्ल का तनु जो विलयन होता है, एल्केनोइक अम्ल का जो तनु विलयन होता है वो क्या कहलाता है, एल्केनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन होता है वो क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, अचारों को सुरक्षित करने के लिए करते हैं, ताकि उसमें फफूंद वगैरह ना लगे या फंगस ना हो, इसके लिए, यानी अचार को सुरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी सिरके का उपयोग। और बहुत सी सारी चीजों में इनका उपयोग होता है। दूसरा है क्या है, जो एल्केनोइक अम्ल से क्या होता है, एस्टर बनते हैं, एल्केनोइक अम्ल से एस्टर बनते हैं, जिनका उपयोग हम परफ्यूम बनाने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा जो एसिटिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया और लैक्टिक अम्ल हो गया, ये सभी हाइड्रोक्सी अम्ल होते हैं, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और ये जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप लोग केमिस्ट्री की कॉपी में इसके जो नोट्स होंगे उसको लिखेंगे और साथ ही साथ आप लोग अच्छे से चैप्टर को पढ़िएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।